करके रखते हैं। उनको पता है, उनको कहीं से ये बात पता चली होगी, साइंसेस की स्टडी में पता चली होगी, या हो सकता है किसी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने उनको बताया होगा, तो ये बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगी कि, या इवन बहुत सारे लोग बिना बताए एक्सपीरियंस से भी ये बात सीखते हैं कि कैसे करने से जो है हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट आती है। ठीक है, तो ये हुआ होगा कि मतलब ये देखते हैं हम कि धीरे धीरे एराउजल बढ़ने के साथ साथ परफॉर्मेंस बढ़ती है। एराउजल जब मॉडरेट लेवल पे होता है तो परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट होती है, और वो अपना एराउजल उसी लेवल पर मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी तरीके से जो है इस एराउजल लेवल को डिफ्लेक्ट कर दिया जाए, किसी तरीके से इस एराउजल लेवल को डिफ्लेक्ट किया जाता है। डिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हम कहें कि जैसे गेम के अंदर एक बहुत कॉमन वर्ड है स्लेजिंग। ठीक है, स्लेजिंग, जहां पर क्या होता है कि जो विरोधी टीम होती है वह क्या करती है कि किसी भी मतलब ऐसे खराब लैंग्वेज का यूज करती है या किसी और ऐसी चीजों का यूज करती है जिससे कि आपको बुरा लगे। ठीक है, आपको बुरा लगने के लिए किसी स्लैंग या ऐसे वर्ड्स का यूज करती है, तो इसको हम कहते हैं कि स्लेजिंग हो रही है। ठीक है, स्लेजिंग का जो पर्पज है, अभी तक हम जितना भी मैचेस देखते हैं, जो भी देखते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि स्लेजिंग हो रही है, लेकिन स्लेजिंग का पर्पज कोई पर्सनल नहीं होता है। स्लेजिंग का पर्पज इस थियरी के अंदर दिखाई देता है कि अगर स्लेजिंग जो है की जाती है, तो स्लेजिंग करने से क्या होता है कि खिलाड़ी का, जैसे मान लीजिए खिलाड़ी एकदम सेट होकर के खेल रहा है और आप उसको उसकी कंट्री के बारे में या उसको उसकी मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में या किसी चीज के बारे में अगर उसको गुस्सा दिला देते हैं बोल के, तो उससे क्या होगा कि उसका एराउजल लेवल डिफ्लेक्ट हो, उसका एराउजल लेवल जो है वह अप डाउन होगा। भाई ऑब्वियसली अगर आपको गुस्सा आएगा, आपको कुछ होगा, जैसे जिडान का एग्जांपल है, कुछ भी मतलब वैसा हो सकता है कि प्लेयर सेट होकर खेल रहा है, इतने साल का एक्सपीरियंस सब कुछ है, लेकिन उसको गुस्सा दिला दिया। गुस्सा दिलाया, क्या हुआ? गुस्सा दिलाने से क्या होता है कि ये जो सेट प्लेयर्स हैं या जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो गुस्सा दिलाने से या स्लेजिंग करने से क्या होता है कि इनका एराउजल लेवल एकाएक जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, एराउजल लेवल बढ़ जाता है बहुत तेजी से। और एराउजल लेवल बहुत तेजी से बढ़ने का नतीजा क्या होता है कि आप देख रहे हैं सीधे एक पॉइंट से परफॉर्मेंस जो है वो सीधे नीचे आ गई, एकदम नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो इसका ये नतीजा होता है कि अगर इस सेट एराउजल लेवल को आप किसी तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसी तरीके से अगर आप इसको आगे पीछे कर दें, चाहे आप स्लेजिंग करें चाहे आप कुछ भी करें, तो इसका नतीजा क्या होगा कि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत तेजी से नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अब जैसे क्रिकेट के गेम में बहुत तेजी से नीचे आने का मतलब कि विकेट ही गिर गया या कुछ ऐसा हो गया, फुटबॉल में ऐसी चीजें होती हैं, बॉक्सिंग या किसी दूसरे गेम में ऐसी चीजें होती हैं। तो ये चीज होती है कि अगर एराउजल लेवल को आपने डिफ्लेक्ट कर दिया किसी तरीके से स्लेजिंग करके या कुछ करके, तो आप परफॉर्मेंस को जो है वह बहुत तेजी से बिगाड़ सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात क्या होगी, अब ये तो थी हमारे लिए, मतलब जो जैसे मतलब स्लेजिंग क्या होती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल मतलब इसका जो है, अब इसका हमको समझना कैसे है कि अगर हम खेल रहे हैं और हमारे साथ स्लेजिंग हो रही है, हम खेल रहे हैं और हमारे साथ स्लेजिंग हो रही है, तो हमको यह बात समझनी है कि जो अपोनेंट टीम है या अपोनेंट प्लेयर है वो स्लेजिंग इसलिए नहीं कर रहा है कि वो हमारे ऊपर कोई पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो स्लेजिंग इसलिए कर रहा है कि वो आपके एराउजल लेवल को डिफ्लेक्ट करे, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस को जीरो किया जा सके। ठीक है, तो अब इसके आगे यह बात आगे बढ़ती है कि एक पॉइंट आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस एकदम नीचे आई है, लेकिन उसके बाद फिर परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो इस मतलब है कि अगर जो प्लेयर खेल रहा है उसके साथ स्लेजिंग हो रही है, ठीक है, स्लेजिंग हुई, स्लेजिंग होने से शुरुआत में उसको गुस्सा आया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद वो यह बात समझ गया कि नहीं ये स्लेजिंग है और इसका पर्पज जो है मेरी परफॉर्मेंस को खराब कर रहा है, वो यह बात समझ जाए और स्लेजिंग को मतलब स्लेजिंग को अपने दिल पे लेना छोड़ दे, स्लेजिंग को माइंड करना छोड़ दे, तो क्या होगा कि वो फिर से जो है अपनी परफॉर्मेंस को नेचुरल लेवल पर ले जा सकता है। ठीक है, तो यह थ्योरी कहती है कि टॉप जो अच्छे प्लेयर होते हैं वह एक मॉडरेट लेवल के अराउजल पर खेलते रहते हैं। अगर उनके साथ उनके अराउजल लेवल को डिफ्लेक्ट किया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस को खराब किया जा सकता है, लेकिन अगर वह प्लेयर जो है वह यह समझ जाता है कि उसके साथ जो स्लेजिंग या चीजें हो रही हैं वो उसकी परफॉर्मेंस को खराब करने के लिए हो रही हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो फिर वापस आ सकती है। तो ये जो है कैटास्ट्रॉफ थ्योरी की भयंकर दुर्घटना वाली बात की जा रही है कि जिस पॉइंट से स्लेजिंग हुई वहां पर क्या हुआ कि परफॉर्मेंस का भयंकर दुर्घटना हुई, परफॉर्मेंस के साथ कैटास्ट्रॉफ हो गया, परफॉर्मेंस कैटास्ट्रॉफिक जा गया, क्योंकि स्लेजिंग हुई थी, स्लेजिंग में से एराउजल लेवल अप डाउन हुआ, उसकी वजह से परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से डिटेरियोरेट कर गई। ठीक है, अब क्या है कि अब इसको जो है जोड़ा गया है आगे
जो हमारे एंजाइटी है, एंजाइटी लेवल जो है उससे जोड़ा गया। कैटास्ट्रॉफ थ्योरी को एंजाइटी लेवल से जोड़ा गया है, ठीक है। तो द थ्योरी टेक्स इनटू अकाउंट दैट एंजाइटी नेगेटिव रिएक्शन ऑफ परफॉर्मर टू स्ट्रेस कैन बी ऑफ टू टाइप। तो ये थ्योरी जो है यह बात कहती है, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, कि एंजाइटी जो है, जो कि नेगेटिव रिएक्शन ऑफ परफॉर्मर टू स्ट्रेस, कि जो परफॉर्मर का स्ट्रेस के प्रति जो नेगेटिव रिएक्शन है, दो प्रकार का हो सकता है। एंजाइटी जो है वह दो भागों में होती है। पहला है सोमैटिक एंजाइटी, जो कि बॉडी रिलेटेड, हम लोगों ने कहा था सोमा इज बॉडी एंड सोमैटिक इज रिलेटेड टू बॉडी। तो एंजाइटी का एक पार्ट सोमैटिक हो सकता है, जो कि पसीना आना, हार्ट बीट बढ़ना, हाथ पैर कांपना, ये चीज हो सकती है। और दूसरा पार्ट जो है वो कॉग्निटिव हो सकता है, मेंटल हो सकता है, जो कि मनोवैज्ञानिक होता है। जो कि उसके एग्जांपल है कि वरी अबाउट फेलिंग, कि हम खेल नहीं पाएंगे, और खेल नहीं पाएंगे, खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, हार गए तो क्या होगा, इस तरह की चीजें जो है एंजाइटी को, ये थ्योरी जो है वह कहती है कि एंजाइटी जो है उसके दो चीजें एंजाइटी के अंदर दिखाई देती हैं। एक चीज जो है वह बॉडी रिएक्शन है, और दूसरा चीज जो है वह हमारा मेंटल रिएक्शन है। फिर इसमें आगे इसको जोड़ा है थियरी के साथ, तो वह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे जुड़ता है, ठीक है। तो जो बात मैं आपसे एंजाइटी के दौरान, एंजाइटी डिस्कस करने के दौरान जो बात आपसे कह रहा था, कि if the somatic anxiety is low and cognitive anxiety is high, it will help performance। यानी कि प्लेयर की अगर सोमैटिक एंजाइटी कम है, बॉडी रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कॉग्निटिव एंजाइटी है, कॉग्निटिव एंजाइटी दिमाग में उसके थॉट्स चल रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब दिमाग में थॉट्स चलेंगे तो प्लेयर क्या करेगा, दिमाग में थॉट्स चलेंगे तो प्लेयर जो है गेम में जितनी सिचुएशंस हो सकती है उनके बारे में सोचेगा, एक प्लान बनाएगा कि मैं इस प्लान के साथ गेम खेलूंगा, और अगर ये प्लान नहीं काम किया तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, वो प्लान बनाकर खेलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये करना है, वैसा हुआ तो वो करना है। तो वो पूरी सिचुएशन को जो है, पूरे गेम को इमेजिन कर लेगा पहले, तो वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होगा। उसकी बॉडी रिएक्शन नहीं हो रही है, सोमैटिक रिएक्शन नहीं हो रही है, और केवल जो है वो दिमाग में सोच रहा है। तो वहां पर क्या होगा कि वह पूरी तरह से गेम के लिए अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। और गेम के लिए मेंटली प्रिपेयर होके जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और उससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वह अच्छी आएगी, ठीक है। इंक्रीज इन कॉग्निटिव एंजाइटी एंड हाई लेवल ऑफ सोमैटिक एंजाइटी, परफॉर्मेंस विल डिक्रीज, डिक्लाइन, ठीक है। तो अगर प्लेयर की जो कॉग्निटिव एंजाइटी है वह थोड़ी और बढ़ती है, मतलब ये सोचना, सब ये जो सोचना है कि होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये अगर थोड़ा सा और बढ़ता है, लेकिन इसके साथ अगर उसकी सोमैटिक एंजाइटी का लेवल हाई हो जाता है, मतलब उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, अगर ये चीजें होने लगती हैं, तो क्या होगा कि फिर परफॉर्मेंस जो है वह खराब होने लगती है। तो जो हम देखते हैं कि मैच के पहले बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, इस तरह की चीजें हो रही है, तो वह शो करता है कि प्लेयर की सोमैटिक एंजाइटी जो है वह बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसका जो है गेम के ऊपर निगेटिव असर पड़ता है, ठीक है। if high level of cognitive anxiety and continuous increase in somatic anxiety, अब क्या है कि कॉग्निटिव एंजाइटी का लेवल और ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब निगेटिव थॉट्स अब शुरू हो गए। निगेटिव थॉट्स होने का मतलब कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, मैं नहीं कोप कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, प्लेयर मेरे से अच्छा है, तो निगेटिव थॉट्स हो रहे हैं। और दूसरा सोमैटिक एंजाइटी का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब पसीना आना, हाथ पैर कांपना, ये सारी चीजें दिमाग में चीजें चलना, तो ये बहुत ज्यादा सोमैटिक एंजाइटी हो रही है। तो वहां पर क्या कहा गया कि परफॉर्मेंस कैन सडनली डिटेरियोरेट एंड कैटास्ट्रोफिक रिस्पांस विल हैपन, ठीक है। तो कंटीन्यूअस इंक्रीज इन सोमैटिक एंजाइटी की किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि सोमैटिक रिएक्शन बहुत ज्यादा हो गई, या एंजाइटी का लेवल ही बहुत ज्यादा हो गया, मैच की सिचुएशन देखिए एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, तो वहां पर क्या होगा, फिर कैटास्ट्रोफ रिस्पांस होती है, मतलब परफॉर्मेंस जो है बहुत तेजी से एकाएक नीचे जाती है, और परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है अगर प्लेयर इस बात को समझ न पाए, ठीक है। After this catastrophic response, if arousal decreases, then performance once again will improve। तो कैटास्ट्रॉफ रिस्पांस के बाद अगर प्लेयर जो है वो इस बात को समझ जाता है कि जो एराउजल लेवल है वह स्लेजिंग से या जो बाकी एक्टिविटीज है, एंजाइटी से जो है एराउजल लेवल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, और मुझे उसको संभालने की जरूरत है, और वो उसको संभालता है, तो वह फिर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये कैटास्ट्रॉफ थियरी जो है वह सीधे एराउजल को जो है वह परफॉर्मेंस से जोड़ती है। यहाँ पर एराउजल के दो पार्ट कर दिए गए, जैसे मैंने आपको शुरू से मैं कह रहा हूँ कि हर टाइप का जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे एराउजल, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो कुछ भी कहते हैं, तो उसके दो पार्ट, सोमैटिक
और कॉग्निटिव। अब क्या है कि कॉग्निटिव पार्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मैंने शुरू से कहा कॉग्निटिव पार्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कॉग्निशन जो है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो हेल्प ही करती है ज्यादा, ठीक है। तो अगर एक मॉडरेट लेवल तक कॉग्निटिव एंजाइटी होती है तो वो अच्छी है गेम के लिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सोमैटिक एंजाइटी जो है वह नहीं बढ़नी चाहिए। तो एज कोचेस, एज स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, हमारा जो मेजर फोकस है वो मेजर फोकस सोमैटिक पार्ट पे होना चाहिए। कैसे जो प्लेयर का जो सोमैटिक रिएक्शन है, प्लेयर का जो बॉडी रिएक्शन है उसको वह कंट्रोल करना सिखाया जाए, कैसे उस चीज को जो है हम उसको कंट्रोल करना सिखाएंगे। तो आगे जो आपका पार्ट आएगा उसमें आप देखेंगे कि हम बॉडी रिएक्शन को जनरली मतलब जो नॉर्मली हम कैसे बॉडी रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब आता है कि एराउजल। अब एराउजल को रेगुलेट करना, जो मैं अभी बात कह रहा था आपसे कि हमारे जो कॉग्निटिव और बॉडी रिएक्शन, कॉग्निटिव और सोमैटिक रिएक्शन है उसको हम कंट्रोल करना है, ठीक है। तो क्यों कंट्रोल करना है, ये क्या कह रहा है कि एथलीट्स हु डोंट इफेक्टिवली कोप विद स्ट्रेस may experience decrease in performance as well as mental and physical distress. Athletes need to be able to regulate arousal to stay focused and in control. तो आपने जो पिछली थ्योरी में देखा, जो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के अंदर देखा, हम देख रहे थे कि अगर एराउजल का लेवल जो है, एराउजल का लेवल अगर अप डाउन होता है, यानी कि एराउजल का लेवल अप डाउन होता है, इनकी सोमैटिक और कॉग्निटिव एंजाइटी का लेवल अप डाउन होता है, तो उसका क्या होता है, उसका सीधा असर परफॉर्मेंस के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, तभी जो है हम गेम को अच्छे से खेल सकते हैं। और जो टॉप प्लेयर्स हैं जिनका बार बार सचिन तेंदुलकर, माइकल फेल्प्स या रोजर फेडरर, कोई भी, तो जब आप इनके खेलने को तरीकों को देखते हैं तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि या तो इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये बात सीख ली है कि मैच जो है उसको हमको एक शांत रह के एक फिक्स एराउजल लेवल पर मैच खेलना है, तब जाके हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट आती है। या किसी ने इनको यह बात जरूर इस बारे में बताया होगा कि भाई ऐसे करने से परफॉर्मेंस जो है बहुत मतलब आपकी स्टेबल रहेगी। तो इसलिए यह एराउजल रेगुलेशन जो है वह प्लेयर्स को टॉप पर पहुंचा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें अपने एराउजल लेवल से अवेयर होना है। सेल्फ अवेयरनेस, एराउजल लेवल को लेवल है क्या, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है एराउजल को कंट्रोल करने के लिए। क्या कह रहा है, यू मस्ट इंक्रीज योर अवेयरनेस ऑफ योर साइकोलॉजिकल स्टेट बिफोर यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स एंड फीलिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एराउजल लेवल जो है, जब हम एराउजल लेवल की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब केवल बस एराउजल लेवल जो है एक नंबर है जिसको मशीन लगा देने तो कंट्रोल हो जाएगा और मतलब फिर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एराउजल लेवल केवल एक नंबर नहीं है जिसको मशीन लगा करके कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि यह जो है यह हमारी पूरी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, दिमाग है, उससे जुड़ा हुआ है। तो एराउजल लेवल हमारे दिमाग में क्या क्या बातें चलती है, कैसे कैसे चलती है, उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कभी मतलब जब आप प्रैक्टिकल्स के लिए आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो मशीन जो है वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता है और आपका एराउजल लेवल में चेंज दिखाना शुरू कर देता है। तो एराउजल लेवल को कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको जो है मतलब केवल वो एक नंबर है उसको कंट्रोल करना है, बल्कि हमको अपनी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसके बारे में भी समझना होगा। Once you are aware of your optimal arousal, you can imply arousal regulation, ठीक है। तो जब हमको यह पता चल जाता है कि हमारा आदर्श एराउजल का लेवल क्या है, जिस लेवल पर हमारी परफॉर्मेंस मैक्सिमम आती है, चाहे आप किसी भी फील्ड के बारे में आप सोच रहे हैं, आपने सबने महसूस किया होगा कि जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम के कितने देर पहले पढ़ना शुरू करने से आपको लगता है कि आपके बेस्ट मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें सब लोगों का परसेप्शन अलग अलग है। कुछ जो है साल भर पढ़ते हैं, कुछ 6 महीने पहले पढ़ते हैं, कुछ 2 महीने पहले पढ़ते हैं, कुछ 1 महीने पहले पढ़ते हैं और कुछ एग्जाम के दिन भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको पता है कि कौन सा आपका जो ऑप्टिमल एराउजल लेवल है जिस पर कि आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी आती है। तो उस हिसाब से, और गेम में भी कि हर प्लेयर का जो है गेम के हिसाब से हर प्लेयर का एराउजल लेवल अलग अलग है। हर प्लेयर को पता है कि क्या चीज होती है तो वो अराउज होता है और क्या चीज होने से उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम आती है। तो सबको पता है कि ऑप्टिमम एराउजल का लेवल क्या है। तो उसके बाद हम ये जानना शुरू करते हैं कि हम कैसे अगर एराउजल बढ़ जाए तो उसको घटाएंगे, अगर एराउजल उस लेवल पर है तो उसको मेंटेन करेंगे, और अगर एराउजल घट गया तो उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। How individual cope with anxiety is more important than how much anxiety they experience. तो इसमें एक सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि एंजाइटी ऐसा नहीं है कि एंजाइटी का एक ही लेवल है जो एक आदमी के लिए अच्छा है और एक आदमी के लिए बुरा है। मतलब
एंजाइटी का एक ही लेवल है और वो हमेशा बुरा होता है, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि हर आदमी का एंजाइटी को महसूस करने का स्तर जो है वो अलग अलग होता है। तो कुछ लोग जो है वो कम एंजाइटी में अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग जो है वो कम एंजाइटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो एंजाइटी और अराउजल वैसे ही करते, जैसे हम अराउजल परफॉर्मेंस कर्व देख रहे थे, तो क्या है कि थोड़े से अराउजल पर जब हम कहते हैं ना कि अगर प्लेयर जो है वह एक्सपर्टाइज का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है तो कम कम एंजाइटी में ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, एंजाइटी ज्यादा हो तो खराब हो जाएगी। लेकिन अगर स्किल्ड प्लेयर तो उसका क्या होगा कि एंजाइटी जो जो बढ़ती जाएगी परफॉर्मेंस जो जो बढ़ती जाएगी। तो एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं है कि एंजाइटी कैसी है या आपका कौन सा लेवल कैसा है, आपका हार्ट बीट का लेवल, आपका किसका लेवल कैसा है, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक ये है कि उसकी वजह से आपको क्या महसूस होता है, वो कैसे फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो टेक्निक जो है इसको कंट्रोल करने की जो पहली टेक्निक हम लोग करते हैं, और ये सारी टेक्निक्स जो मैं यहाँ बताऊंगा वो सारी टेक्निक्स हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थ्योरी देख लीजिए और फिर प्रैक्टिकल्स के अंदर जो है हम इसको करके देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे होती। ठीक है, तो पहला है जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। जैकबसन जो है वह नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने इसको बनाया था, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। यानी कि यहाँ पर क्या है कि मसल्स को जो है वह धीरे धीरे क्रम से रिलैक्स किया जाता है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक जो है यहाँ पर क्या आता है, मसल्स को क्रम से जो है धीरे धीरे जो है वह रिलैक्स किया जाता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग स्पेसिफिक मसल्स। ये इसमें क्या है कि हम मसल्स को क्या करते हैं कि टेंस करते हैं और रिलैक्स करते हैं। इसका क्या, इसमें कुछ और एजम्पशन से क्या है, इट इज पॉसिबल टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड रिलैक्सेशन। यानी कि हम टेंशन और रिलैक्सेशन के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। यानी कि जब हम मान लो एंजाइटी या किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं तो हम अपनी मसल टेंशन को महसूस कर सकते हैं और उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, टेंशन एंड रिलैक्सेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यू कैन नॉट बी रिलैक्स्ड एंड टेंस एट द सेम टाइम। तो ये टेक्निक किस पर काम करती है, ये टेक्निक यह समझती है, इस टेक्निक में यह माना गया है कि हमारा दिमाग जो है वह एक ही टाइम पर टेंस और रिलैक्स दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारा दिमाग जो है एक ही टाइम पर दो अवस्थाओं में नहीं हो सकता है, टेंस और रिलैक्स दोनों नहीं हो सकता है। तो अगर किसी तरीके से हम अपने दिमाग में रिलैक्सेशन डाल दें तो क्या होगा कि टेंशन को जो है वह निकाला जा सकता है। ठीक है, दिमाग दो अवस्थाओं में टेंशन और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं होता है। अगर हम किसी तरीके से टेंशन को हटा, किसी तरीके से रिलैक्सेशन को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि हम टेंशन को हटा सकते हैं। तो यह टेक्निक इसी थियरी पर काम करती है कि रिलैक्सेशन को दिमाग के पर बढ़ाया जाए जिससे कि टेंशन को हटाया जाए। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी थ्रू डिक्रीज मसल टेंशन विल डिक्रीज मेंटल टेंशन। और यह क्या कहती है कि अगर हम बॉडी को मसल टेंशन, बॉडी की मसल टेंशन को अगर हम डिक्रीज करते हैं, बॉडी की मसल टेंशन को अगर हम घटाते हैं तो हम धीरे धीरे जो है अपनी मानसिक जो मेंटल टेंशन है उसको भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि हैंड से शुरू होता है। ठीक है, हैंड से शुरू होता है, बाइसेप ट्राइसेप, ये जो क्रम है इसका, जो एक्सरसाइज की जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जैसे किया जाता है तो वहां पर यह क्रम बताया गया है कि पहले हाथ, बाइसेप ट्राइसेप, फिर शोल्डर्स, फिर नेक, माउथ, टंग, आईज, ब्रीदिंग, नोज, देन बैक, देन आप अपना चेस्ट, स्टमक, थाइस, थाइस, काफ्स एंड टोज। तो यह क्रम है कि ये एक्सट्रीमिटीज से शुरू होकर एक्सट्रीमिटीज तक जाता है, मतलब हाथों से शुरू होकर, हाथों से शुरू होकर के आपके आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, नेक, और उसके अलावा आपके माउथ, टंग, आईज, नोज, चेस्ट, स्टमक, थाइस, काफ से होकर के फुट तक जाएगा। इसके अंदर हम करते क्या है बेसिकली, इसके अंदर हम करते क्या है कि हम प्लेयर को यह कहते हैं कि आपको अपने, जैसे मान लो कि हमने कहा कि शुरुआत की कि दोनों हाथ की मुट्ठियों को कस करके बंद करना है। ठीक है, दोनों हाथ की मुट्ठियों को कस करके बंद करना है और मन में 30 तक गिनना है, मन में 30 तक या 20 तक काउंटिंग करनी है, 30 या 20 तक काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो हाथ की मुट्ठियों को कस करके बंद करेगा, कोशिश ये करनी है कि टेंशन जो है वह केवल हाथ की मुट्ठियों में रहे, बाह में या बाइसेप ट्राइसेप में टेंशन ना है, टेंशन केवल हाथ की मुट्ठियों में रहे। इसमें क्या होता है कि आप आराम से लेटे होते हैं, आंखें बंद होती है और आप ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों हाथ की मुट्ठियों को कस करके बंद करेगा, मन में 30 तक गिनेगा, 30 तक गिन के जो है फिर उसको अपने हाथ खोल देना। तो 30 तक गिन के वो मुट्ठी बंद रखेगा, फिर 30 तक गिन करके वो मुट्ठी खोल के रखेगा। तो ये चीज इसको 3 बार करनी है, 3 बार मुट्ठी बंद करनी है और 3 बार मुट्ठी खोलनी है।
ठीक है, तो 3-3 बार। उसके बाद क्या होता है, अगले स्टेप में जब 3 बार मुट्ठी बंद कर लेता है, उसके बाद अगले स्टेप में जो है उसको कहा जाता है कि आप अपने बाइसेप्स को, जैसे आप अपने बाइसेप्स को टेंशन डाल रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आप बाइसेप्स को जैसे टेंशन करते हैं, तो बाइसेप्स को टेंशन करना है, ट्राइसेप्स को टेंस करना है। तो ये टेंस करके और एक हर एक पार्ट को जो है 30-30 सेकेंड के लिए मन में 30 तक गिन के आपको इसको टेंस करके रखना है, और 30 के बाद रिलैक्स कर लेना है, फिर 30 गिनना है, फिर 30 जब पूरा हो जाएगा फिर टेंस करना है, 3 बार टेंस 3 बार रिलैक्स। तो ये प्रोसेस होती है इसकी जेपीएमआर की, ठीक है। तो नोट क्या है, अ प्रोसीजर इन विच द एथलीट लर्न्स हाउ टू कंट्रोल एंजाइटी बाय कंप्लीटली रिलैक्सिंग द माइंड एंड द बॉडी। द एथलीट इन द बिगिनिंग शुड प्रैक्टिस द प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि शुरुआत में, जैसे मैंने आपको कहा कि शुरुआत में इसको लेट करके और आराम से किया जाता है, तो वहां पर शुरुआत में जब आप शुरू करेंगे तो उसमें हो सकता है कि 30 मिनट तक का टाइम लगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो होता क्या है कि आपकी मास्टरी हो जाती है, आप इसको अच्छे से करना सीख जाते हैं। जब आप इसको अच्छे से करना सीख जाते हैं तो यह चीज जो है, पहले आप जो 30 मिनट लेती थी वो यह हो सकता है कि आपको 10 मिनट में ही आपको उस चीज को करने में सक्षम हो जाए, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से सीख लिया है। और दूसरी बात जो बार बार हमारे पास कंप्लेंट आती है कि सर रिलैक्सेशन के लिए ऑन फील्ड क्या करना है, मतलब कि गेम के दौरान या ऐसे उस समय क्या करना है। तो क्या होगा कि जब आप इसको, ऐसा होता है कि आप कुछ समय से प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब आप इस चीज को 6 महीने से प्रैक्टिस करते रहते हैं, तभी आपकी इतनी मास्टरी आएगी कि अगर आपको गेम के बीच में 2 मिनट का भी ब्रेक है तो आप बैठ करके ये रिलैक्सेशन कर सकते हो और इसका इफेक्ट आपके एराउजल लेवल पे पड़ जाएगा। लेकिन वह जो है ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको एक दिन पहले सिखाई गई और आप उसको ऑन फील्ड तुरंत कर लेंगे, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि ये चीज हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बीच में होनी चाहिए। हम हफ्ते में 2 दिन जो है या बच्चों को सिखाएंगे, ताकि बच्चे जो है ये समझे कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको प्रैक्टिस करें ताकि वो गेम के दौरान उसका इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है ब्रेथ कंट्रोल। ब्रेथ कंट्रोल, सांस लेने की स्पीड पर जो है वह कंट्रोल करना, ठीक है। तो ब्रेथ कंट्रोल भी एराउजल को रेगुलेट करने का एक तरीका है, अपनी सांस लेने की स्पीड को कंट्रोल करना भी जो है वह एराउजल को कंट्रोल करने का एक तरीका है। वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल एंजाइटी है मसल टेंशन, ठीक है। व्हेन यू आर काम, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल, योर ब्रीथिंग इज स्मूथ, डीप एंड रिदमिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप महसूस किया होगा कि जब आप कहीं पे कंट्रोल के अंदर होते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप सांस बहुत आराम से ले रहे होते हैं। आपकी सांस जो है बहुत, मतलब क्या होता है, हम सांस पर अगर सांस के बारे में ही बात करें तो सांस क्या होती है हमारी, कि हमारी सांस लेने की स्पीड धीमी होती है और सांसें लंबी होती है, ठीक है। स्पीड धीमी होती है और सांसें लंबी होती है। लेकिन जब हम टेंशन के अंदर होते हैं तो वहां क्या होता है कि हमारी सांस लेने की स्पीड बहुत तेज होती है, सांस लेने की स्पीड तेज होती है, और क्या होता है कि सांसें छोटी होती है। आप ये डिफरेंस नोट करेंगे कि जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो वहां क्या होता है कि सांस लेने की स्पीड आपकी हल्की होती है, जैसे अभी आप सारे रिलैक्स्ड हैं, आप अपनी अगर सांसों पर फोकस करें तो आप देखेंगे कि आपकी सांस लेने की स्पीड जो है वह धीमी है, आप आराम से सांस ले रहे हैं और लंबी सांसें ले रहे हैं। लेकिन आप जब टेंशन के अंदर होता है, आपको किसी चीज को करना होता है, कोई टेंशन हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है और आपकी सांसों की लंबाई छोटी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हैं कि मतलब आप अपनी सांसों को जो है वह सांसों को जो है आप कोशिश करते हैं कि मैं लंबी सांसें लूं और धीमी सांसें लूं, और कुछ नहीं, सांसों को बस कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि लंबी सांसें और धीमी सांसें लेनी है, तो उससे भी हमारे एराउजल लेवल पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए एक साधारण सा उपाय जो कि हम कह सकते हैं कि हमको कोशिश कर सकते हैं सीने के बजाय ना पेट से सांस लेने की कोशिश करनी, ठीक है। सीने की बजाय पेट से सांस लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो डायफ्रामेटिक मतलब इसके डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो है वो हमको करने की कोशिश करनी है। हम क्या करेंगे, सीने के बजाय पेट से सांस लेने की कोशिश करेंगे। हम अपनी जो है कोशिश करेंगे कि हम सीने से हमको जल्दी जल्दी सांसें आ रही होती है, अगर हम उसको पेट तक ले जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी सांसों की लंबाई बढ़ जाएगी और हमारी सांसें धीमी हो जाएंगी। तो ये ब्रेथ कंट्रोल जो है वह एराउजल रेगुलेशन का एक तरीका है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट बनता है वो बनता है बायोफीडबैक तरीका। बायोफीडबैक, बायो का क्या मतलब होता है, बायो का मतलब जैविक, ठीक है। बायो का मतलब जैविक, और यहाँ पर जो है बायो का मतलब रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है। बायो का मतलब रिलेटेड टू बॉडी और फीडबैक, ठीक है। तो बायो का मतलब जैविक और फीडबैक का मतलब आप सारे जानते हैं कि सूचना देना, ठीक है। तो यह एक मशीन होती है बायो फीडबैक,
जो हमारे शरीर की आंतरिक स्थिति के बारे में हमको फीडबैक देती है कि हमारे शरीर में अंदर क्या चल रहा है, उसके बारे में हमको फीडबैक देती है। तो शरीर के अंदर उसको हम कहते हैं बायो फीडबैक। बायो का मतलब जैविक, रिलेटेड टू बॉडी, और फीडबैक तो बॉडी रिलेटेड फीडबैक देती है। ठीक है, तो अब हमने ये देखा था सोमैटिक एंजाइटी के अंदर क्या देखा था कि सोमैटिक एंजाइटी में क्या होता है कि हमारे डिफरेंट बॉडी पैरामीटर्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा असर इसका हमारे बॉडी पैरामीटर्स पे पड़ता है। हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, मसल टेंशन बढ़ जाती है, पसीना बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे इवन ब्रेन में जो वेव चलती हैं वो भी बदल जाती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल पैरामीटर हैं, क्योंकि जब एराउजल होता है, ये एंजाइटी होती है, तो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यह बायो फीडबैक मशीन इन्हीं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में फीडबैक देती है। ठीक है, तो यह जो है एक यूजेज इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, गेजेस मसल एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्किन टेम्परेचर, तो बहुत सारी मसल एक्टिविटी को हमारी देखती है, हमारी हार्ट रेट को देखती है, स्किन टेम्परेचर को देखती है, ब्रेन वेव्स को देखती है, इनको करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ये मशीन देखने को मिलेगी कि इसमें क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा एथलीट को साइंस नहीं समझाना है, बल्कि हम क्या करते हैं कि वो जो कंप्यूटर जिसके साथ मशीन है, वो मशीन लगी हुई होती है। वहां पर क्या होता है कि जब प्लेयर जो है वह कंट्रोल, एराउजल लेवल कंट्रोल में होता है, तो वहां एक अच्छा सा म्यूजिक बजता है। लेकिन क्या होता है कि जब प्लेयर का एराउजल लेवल गड़बड़ होता है, तो उससे क्या होता है कि नॉइस की आवाज आने लगती है, शोर आने लगता है। तो प्लेयर को जो है बहुत आसानी से समझ में आता है कि वो कब अपना एराउजल लेवल जो है वह ठीक रख पा रहा है और कब उसका एराउजल लेवल खराब हो रहा है। ठीक है, तो एथलीट लर्न्स टू रिलैक्स द मसल, तो उसके साथ जो है एथलीट जो है वह यह देख पाता है कि कब उसका क्या करने से उसका एराउजल लेवल जो है वो अंडर कंट्रोल है और कब उसका एराउजल लेवल गड़बड़ हो रहा है। तो वह इस चीज को सीखता है कि अपने एराउजल लेवल को कैसे कंट्रोल करना है। मैं आपको बता रहा था ना कि कैसे मतलब छोटी से छोटी एक्टिविटी भी, आपके फेशियल चेंजेस भी जो है वो आपके एराउजल लेवल को डिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एथलीट ये चीज सीखता है कि कैसे जो है वो अपने एराउजल लेवल को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो अब जैसे ये बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे क्या है, बायोफीडबैक एम्फसाइजेस ट्रेनिंग इंडिविजुअल टू, अब क्या है कि बायोफीडबैक एक ऐसी डिवाइस है जो कि केवल एराउजल कंट्रोल ही नहीं करते। एराउजल कंट्रोल करने का क्या मतलब हुआ कि जब आप अपने एंगर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, जब आप अपनी जो आपके एंगर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, जब आप बाकी सारी जो अपनी जो एराउजल लेवल को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेल्फ रेगुलेट कर पा रहे हैं, अपने आप का रेगुलेशन कर पा रहे हैं, आप ये समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ जब आप करते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट, जैसे मान लो कि आप वुशु के गेम में एक बार हम लोग वुशु के गेम में एक बार एक मतलब एक हम लोगों ने देखा था कि वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या हो रहा था कि इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर प्लेयर जो है वह बॉडी अवेयरनेस, मतलब प्लेयर जब अपनी स्किल को परफॉर्म कर रहा है तो उसको पूरी बॉडी उसकी कहाँ है, क्योंकि सारे पॉइंट जो है वह क्या होता है कि उसके सारे पॉइंट्स उसकी बॉडी पोजिशनिंग पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो बॉडी पोजिशनिंग उसकी आइडियल स्टेट में है तो उसके पॉइंट्स बनेंगे। लेकिन अगर बॉडी का एक भी आगे मतलब उसने जंप ली है लेकिन उसका जो पैर है वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है, हाथ दूसरी जगह जा रहा है, या बॉडी पोजिशनिंग दूसरी जगह जा रही है, तो उससे क्या होता है उसके नंबर्स माइनस होते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन क्या हो रहा था कि उनकी जो बॉडी पोजिशनिंग थी वह गड़बड़ हो रही थी। तो बॉडी पोजिशनिंग को भी ठीक करने के लिए, क्योंकि प्लेयर जो है जब ये बायो फीडबैक करता है तो उस दौरान उसको अपनी पूरी बॉडी के बारे में जो है जब वह एराउजल लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो अपनी पूरी बॉडी पर उसका ध्यान फिक्स होता है, वो अपने हाथों पैरों और सारी चीजों पर ध्यान फिक्स होता है, तो वो अवेयर हो जाता है कि उसकी बॉडी की पोजिशनिंग कहाँ है। तो यह बॉडी पोजिशनिंग जो है वह आपकी गेम परफॉर्मेंस में भी, इवन बॉक्सिंग या किसी भी गेम के अंदर बॉडी पोजिशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने पैर कहाँ रखा है, आपने हाथ कहाँ रखा है, आपके शोल्डर की पोजिशनिंग क्या है, आपके वेस्ट की पोजिशनिंग क्या है, ये किसी गेम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये चीज यहाँ से जो है वो होती है। ठीक है, तो एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्डिंग, तो ये चीज यहाँ से बायो फीडबैक से होती है। और बायो फीडबैक के अंदर क्या क्या है, जो मैं कह रहा था कि किन किन चीजों पे बायो फीडबैक करते हैं, एक होता है ईईजी। ईईजी इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ क्या करता है, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ क्या करता है कि वह हमारे ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करता है। यानी कि मैं आपसे उस दिन बात कह रहा था ना कि एराउजल लेवल का, जो कह रहा था कि जब आप नींद में होते हैं तो आपका एराउजल लेवल बहुत कम होता है, धीरे धीरे आप जगते हैं तो आपका एराउजल लेवल बदलता है,
आप जब पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं तो आपका एरोजल लेवल बदलता है, जब आप एंग्री होते हैं तो आपका एरोजल लेवल बदलता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि हमारे ब्रेन में अलग अलग टाइप की तरंगे चलती है, हमारे ब्रेन में अलग अलग टाइप की तरंगे चलती है। इसका क्या मतलब है, कितना ज्यादा यूज है कि हो सकता है कि कोई प्लेयर जो है वह गेम के पहले पूरी तरह से मेंटली रेडी नहीं है, यानी कि उसकी ब्रेन वेव्स का लेवल जो है वह उतने लेवल पे नहीं पहुंचा है गेम के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि बायो फीडबैक ट्रेनिंग करके उसको इस चीज की ट्रेनिंग कर सकते हैं कि वो अपनी ब्रेन वेव को गेम के लेवल से मैच करता है। तो ईईजी, देन ब्रीदिंग यूजेस, ठीक है। ब्रीदिंग जो ये हमारा ब्रीदिंग के साथ रिस्पिरेशन के साथ, कि ये रेस्पिरेशन की हम सांस कैसे ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं कि हमारी क्या जो 1 मिनट के अंदर कितनी सांसें ले रहे हैं, तो वह जो है उस सांस लेने के लेवल को जो है उसको भी मेजर करता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, कि कितना ज्यादा हार्ट रेट में वेरिएबिलिटी हो रही है। हार्ट रेट जो हमारी जो रेस्पिरेशन स्पीड है, जो हमारी हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट के अंदर कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी हो रही है। जब धीरे धीरे अलग अलग मतलब फेजेस में प्लेयर अगर 15 मिनट की ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके अंदर कितना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, उस वेरिएशन को भी हम इससे देख सकते हैं। ईएमजी मसल टेंशन को देख सकते हैं कि मसल टेंशन का लेवल, जो मैं कह रहा था आपसे, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम। तो इलेक्ट्रोमायोग्राम के अंदर क्या होता है कि मसल टेंशन को देखा जाता है, ठीक है। मसल टेंशन को जब मेजर करती है, इसमें क्या हो सकता है कि हम गेम स्पेसिफिक मसल, जैसे हो सकता है शूटिंग के लिए हम अलग मसल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम फेंसिंग के लिए, वुशु के लिए अलग मसल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, रेसलिंग के लिए अलग मसल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जो है प्लेयर की गेम स्पेसिफिक मसल जो है उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं कि उन मसल्स को जो है हम कैसे उनकी टेंशन को जो है मिनिमाइज करके रखें, ताकि गेम के दौरान जो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल, हमारी परफॉर्मेंस का लेवल जो है वह अच्छा है। उसके अलावा स्वीट ग्लैंड्स, गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स, जीएसआर, गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स, ठीक है। गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स क्या होता है कि एराउजल के साथ साथ पसीने का लेवल जो पसीना होता है, एराउजल के साथ साथ जो पसीना होता है उसके साथ मेजर करती है कि एराउजल का लेवल क्या चल रहा है पसीने से। तो हम पसीने के लेवल को कंट्रोल करने के, एराउजल को जो है वह एराउजल को कंट्रोल के अंदर लाके जो पसीने के लेवल है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। और बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर को, एराउजल के साथ बॉडी टेम्परेचर कुछ लोगों का बढ़ता है, तो हम बॉडी टेम्परेचर को भी मेजर करके और कंट्रोल कर सकते हैं। तो बायो फीडबैक जो है यह ये सारी चीजें करता है। इसके बाद आता है हमारा एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग टेक्निक, जैसे हम की बात कर रहे थे उसमें जेपीएमआर के साथ बात कर रहे थे, तो इसी के साथ एक दूसरा, वैसा ही एक दूसरा ट्रेनिंग टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, ठीक है। ऑटोजेनिक की जब पॉपुलर, चलो यहाँ तो ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जोहान सूल्स ने अर्ली 1900 में इसका आविष्कार किया था। ऑटोजेनिक का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब कोई चीज कहते हैं ना कि ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक का मतलब सेल्फ, खुद से चलती है, ठीक है। ऑटोजेनिक, ठीक है। ऑटो ऑटोमेटिक है, और जेनिक का मतलब पैदा हुआ। तो ऐसा रिलैक्सेशन जो खुद से पैदा होता है, ऑटो मतलब खुद से और जेनिक मतलब पैदा होना, तो ऐसा रिलैक्सेशन जो खुद से पैदा होता है या जो हम खुद पैदा करते हैं, ठीक है। जो हम खुद पैदा करते हैं रिलैक्सेशन, वह रिलैक्सेशन कहलाता है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ऑटो खुद से और जेनिक पैदा होना, तो जो रिलैक्सेशन हम खुद से पैदा करते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। उन्होंने क्या कहा कि सिंपली थिंकिंग ऑफ फिजिकल सेंसेशन कैन ऑफन इवॉल्व फिजिकल रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने जेपीएमआर के अंदर देखा था कि हम मसल टेंशन और रिलैक्सेशन कर रहे थे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कि केवल मतलब इमेजरी अगर करें, केवल अगर हम उन चीजों के बारे में सोचें जो कि हमें रिलैक्स करती हैं, तो उससे भी हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ही देन डेवलप्ड एन अप्रोच टू सेल्फ डायरेक्टेड रिलैक्सेशन एंड हीलिंग। तो इसीलिए इसको जो है, क्योंकि ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, इसको जो है एथलीट जो है वो खुद ही करता है, उसको पहले ट्रेनिंग कराई जाती है लेकिन बाद में जो है वो उसको खुद ही करता है, तो इसलिए इसको सेल्फ डायरेक्टेड कहा जाता है, इसलिए इसको ऑटोजेनिक ट्रेनिंग कहा जाता है। ऑटोजेनिक, खुद से पैदा होता है, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंशियल प्रोग्राम होता है, ये भी स्टेप्स के अंदर होता है। स्टेप्स में क्या होता है? पहली स्टेप होती है हैवीनेस, ठीक है, हैवीनेस मतलब भारीपन। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, आप आगे स्टेप देखिए इसके, ठीक है। तो पहले क्या है, प्रोसीजर में क्या है कि पहला स्टेप जो है वह क्या है, हैवीनेस, भारीपन महसूस करना है। अब ये कैसे होता है? यहाँ पर भी जैसे हम जेपीएमआर के अंदर कर रहे थे कि हम हाथों से शुरू करके और पैरों तक जा रहे थे, मतलब अपने हाथों में, फिर अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स में, फिर शोल्डर में, नेक में, सर में, अपने आईज में, नोज में, माउथ में, अपने चेस्ट में, स्टमक में,
थाइस में, काफ्स में और फुट में। तो यहाँ पर ये जो एक एक स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं वह एक एक स्टेप किस तरीके से किए जाते हैं कि आपको हैवीनेस महसूस करनी है, इस तरीके से पूरी बॉडी में एक बार आपको हैवीनेस महसूस करनी है, फिर अगले स्टेप में आपको पूरी बॉडी में वार्मथ महसूस करनी है, गर्माहट महसूस करनी है, गर्माहट महसूस करनी है, ठीक है। तो हैवीनेस का जब आप कहेंगे तो हैवीनेस का मतलब बहुत ज्यादा हैवीनेस नहीं, बल्कि एक हल्की सी हैवीनेस जो कि स्टेबिलिटी देती है ना। तो ऐसा नहीं कि आप मतलब इसमें अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि कहते हैं कि सर के अंदर हैवीनेस महसूस करना है तो बंदा कहना लगता है कि सर सिर दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है, कि हैवीनेस से सर भारी हो गया। तो ऐसा नहीं है, हैवीनेस वो है जो कि स्टेबिलिटी देती है, स्थिरता दे रही है, वैसी हैवीनेस कि जो आपकी एनर्जी को स्टेबिलिटी दे रही है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हैवीनेस महसूस करते हैं, दूसरे स्टेप में वार्मथ महसूस करते हैं, गर्माहट महसूस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्लो एंड रेगुलर हार्ट बीट, अपनी हार्ट बीट को हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद ब्रीदिंग एंड एब्डोमिनल वार्मथ कि हम अपना ब्रीदिंग को ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, और जो अपना एब्डोमिनल वार्मथ को करते हैं। और फिर लास्ट में जो है, लास्ट स्टेप में कूलनेस ऑफ हेड कि मतलब हमारे जो हेड पार्ट है वो उसमें धीरे धीरे कूलनेस बढ़ती जा रही है और हम रिफ्रेश हो रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, ये सारे जो हैं जो मैं बता रहा हूँ ये सारे हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर है, जिनको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये चीज कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे की जाती है वह हम अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट आ जाता है इमेजरी ट्रेनिंग। इमेजरी ट्रेनिंग क्या है? इमेजरी ट्रेनिंग मतलब इमेजरी ट्रेनिंग इज अ पावरफुल वे टू एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्या होता है, इट इज द सेंस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजरी ट्रेनिंग क्या है? इमेजरी ट्रेनिंग अपने गेम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में इमेजिन करना, ठीक है, इमेजिन करना, वो कहलाएगा इमेजरी ट्रेनिंग, ठीक है। तो इमेजरी ट्रेनिंग, इमेजरी में और इमेजिनरी में क्या फर्क है? जब हम कहते हैं इमेजिनरी, तो इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, लेकिन इमेजरी का मतलब कि इमेजरी का मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी का मतलब, इमेजिनरी वर्ड होता है, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि जहां पर कल्पना का उपयोग जो है वह किसी उद्देश्य से नहीं किया जाता है। जब इस कल्पना का उपयोग किसी उद्देश्य से नहीं किया जाता, जब वो उद्देश्यहीन होती है तो उसको हम कहते हैं कि वह इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिनरी। लेकिन जब हम अपनी कल्पना का उपयोग किसी उद्देश्य से करते हैं, जब हम अपनी कल्पना का उपयोग किसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि हमको अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, या हम अपनी कल्पना का उपयोग इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि हमको अपनी इस स्किल को सुधारना है, या हम अपनी कल्पना का उपयोग इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि हमको जो है अपना मतलब मोटिवेशन लेवल हाई रखना है, तो यह जो कल्पना है वह कल्पना कहलाएगी इमेजरी। यहाँ पर आप इमेजरी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इमेजिनरी का मतलब कि आप कल्पना का उपयोग बिना किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, लेकिन इमेजरी में क्या होता है कि हम अपनी कल्पना का उपयोग किसी उद्देश्य से करते हैं। तो ये क्या आती है? इमेजरी ट्रेनिंग। इमेजरी ट्रेनिंग के भी टाइप्स हैं। एक्चुअली ये सारे प्रैक्टिकल्स के अंदर है, हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिकल में डिस्कस करते हैं, तो मैं यहाँ पर केवल इस पर्पज के लिए आपको एक मतलब इसका ओवरव्यू कर दे रहा हूँ, और बाकी ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको करके देखने हैं। तो कॉग्निटिव जनरल इमेजरी, कॉग्निटिव जनरल इमेजरी, जैसा कि कॉग्निशन से आप जानते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड। कॉग्निटिव जनरल का मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने गेम प्लान के बारे में, पूरे गेम के प्लान के बारे में, अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में जब हम इमेजिन करते हैं, अगर हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा पूरा गेम कैसे खेलेंगे, गेम प्लान क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगा, तो वह कहलाएगी कॉग्निटिव जनरल, कॉग्निटिव जनरल इमेजरी। कॉग्निटिव स्पेसिफिक इमेजरी के अंदर हम किसी गेम स्पेसिफिक स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हम टेबल टेनिस में शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हम अपने गेम के अंदर अपने जो स्किल्स हैं, बॉक्सिंग या जो हुक है, पंच है, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वह कहलाएगा कॉग्निटिव स्पेसिफिक इमेजरी। आप एक स्पेसिफिक स्किल की प्रैक्टिस जो है वह इमेजरी के अंदर कर रहे हैं। उसके बाद मोटिवेशनल जनरल अराउजल, यहाँ पर क्या है कि आप इमेजरी के अंदर इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप पूरे मैच के दौरान आप अपने अराउजल लेवल को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करोगे। पूरे मैच के दौरान आप अपने अराउजल लेवल को हैंडल कर पाओगे और उसको कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होने दोगे। तो मोटिवेशनल जनरल अराउजल। फिर मोटिवेशनल जनरल मास्टरी, जब आप ये मोटिवेशनल प्रैक्टिस करते हो कि आप जो है पूरी तरह से अपने गेम के मास्टर हो और आप हर एक स्टेप पर कंट्रोल करने में सक्षम हो, तो वो कहलाता है मोटिवेशनल जनरल मास्टरी। यहाँ पर सेंस ऑफ मास्टरी, सेंस ऑफ मास्टरी जो है उसकी प्रैक्टिस की जाती है। और मोटिवेशनल स्पेसिफिक इमेजरी, परफॉर्मेंस को अपनी
परफॉर्मेंस को अपनी मैक्सिमम पर पहुंचाने के लिए जब हम स्पेसिफिक चीजों की, जैसे मान लो कि हम मैच जीत गए और हमें मेडल मिल रहा है, तो हम इस चीज को इमेजिन करते हैं कि हम मैच जीत गए, हमें मेडल मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक स्पेसिफिक इवेंट की प्रैक्टिस, एक स्पेसिफिक चीज की आप इमेजिन कर रहे हो ताकि आपकी परफॉर्मेंस मोटिवेटेड हो। तो आप मैच जीत गए, आपको मेडल मिल रहा है, या आपका टीवी पर इंटरव्यू चल रहा है, या आप बहुत अच्छा गेम के अंदर खेल रहे हो। तो यहाँ क्या है कि स्पेसिफिक सिचुएशंस का आप इमेजिन कर रहे हो आप अपने गेम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो ये कहलाएगा मोटिवेशनल स्पेसिफिक इमेज। सो चलो अभी इसके साथ ही जो है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अभी आपका टाइम भी हो गया है, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास अटेंड करिए, ठीक है। और इसके बारे में जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग फिर करेंगे। ओके, श्योर श्योर श्योर, पीपीटी शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।